हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गुरु हरगोविंद की नई नीतियों की मुख्य विशेषता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु हरगोविंद ने सिख धर्म को पवित्र शिष्यों में संत सिपाहियों के संगठन में परिवर्तन करने के लिए अपनाई गई नई नीतियां को क्रियान्वित करने के निम्न कदम उठाए और उस समय जरूरी था। कहते हैं जिस समय गुरु हरगोविंद जी थे उस समय ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उनको जो है नई नीति अपनाने की ज़रूरत पड़ी। और कहते हैं इनके द्वारा जो नई नीति अपनाई गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इन नीतियों के अंतर्गत देखें तो कहते हैं दो तलवारों मीरी पीरी धारण करना। अब मीरी पीरी क्या है और इसके क्या महत्व है देखा जाए तो गुरु हरगोविंद दो तलवारें पहनने लग गए थे। एक आध्यात्मिक यानी एक संत के रूप में जिसको उन्होंने पीरी नेतृत्व का चिन्ह था। पीरी जो था आध्यात्मिक थी, सत्य पे आधारित थी। तो दूसरा सांसारिक मीरी जो संसार को नेतृत्व करते थे, जो मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ उठते थे। यानी देखा जाए तो पीरी जो था आध्यात्मिक थे और मीरी जो था सांसारिक जीवन के नेतृत्व करने के लिए था। और यह सिखों तथा मुगलों के मध्य बिगड़ चुके संबंधों के कारण उत्पन्न परिवर्तित परिस्थितियों की पहचान थी। यानी सिखों और जो मुगलों में संघर्ष शुरू हुआ था उसका प्रतीक मीरी पीरी था, जिसमें पीरी जो था आध्यात्मिक थी और मीरी जो था कहते हैं ये सांसारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए था। उनके दो तलवारें उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ सैनिक नेता की जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक थी। देखा जाए तो पीरी जो था आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे और मीरी जो था सैनिक नेता की जिम्मेदारियां निभाते थे। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में गुरुजी ने अपने शिष्यों को धार्मिक निर्देश देते थे जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो, उन्हें शांत तथा ज्ञान प्राप्त हो। और सैनिक नेता के रूप में उन्होंने सैनिक के गुण विकसित करने थे ताकि वो आवश्यकता अनुसार सिख धर्म को मुगलों के दमन से बचा सके। क्योंकि इस समय स्थिति ही ऐसी थी, परिस्थिति ही ऐसी बनी हुई थी कि उनको आध्यात्मिक के साथ साथ सैनिक बल भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि चारों तरफ अपने ही पराये हो चुके थे। तो ये जरूरी था कि वो मीरी पीरी धारण करें। देखा जाए तो राजसी चिन्हों के धारण करना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजसी चिन्हों का जो यहाँ पर धारण की गई, गुरु जी ने राजसी चिन्हों के साथ साथ सच्चा पातशाह की भी उपाधि धारण की। सच्चा पातशाह की धारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने भाई बुढ़ा से शैली और टोपी के धारण करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह संतों को निशानी थी। क्योंकि शैली और टोपी जो थे एक संत की निशानी थी और इन्होंने धारण करने से साफ मना कर दिया। उनके स्थान पर वह शाही पोशाक तथा दो तलवार पहनने लग गए। उन्होंने स्वयं को शाही चिन्ह जैसे कलगी तथा छत्र से भी सुशोभित किया गया। उन्होंने 300 घुड़सवार सैनिक तथा 60 शस्त्रधारी अपने अंगरक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए। और इस प्रकार गुरु हरगोविंद ने राजशाही चिन्हों का धारण कर अपने प्रवर्तियों को एक कदम आगे बढ़कर नई नीति को अपनाया। और ये नई नीति उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि देखें हम आगे, अकाल तख्त का निर्माण। गुरु हरगोविंद की नीतियों सबसे उल्लेखनीय विशेषता अकाल तख्त का निर्माण था। यानी देखा जाए तो गुरु हरगोविंद की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण और विशेषतापूर्ण ये बात थी कि उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया तथा सच्चा पातशाह की भूमिका निभाई। उन्हें सांसारिक कार्यों को स्वर्ण मंदिर में चलाने में रुचि न थी, क्योंकि वह मंदिर में बैठ के संसारिक कार्य नहीं चला सकते थे। इसलिए उन्होंने
हरमंदिर साहिब के सामने एक नया भवन का निर्माण भी करवाया और उसे अकाल तख्त का नाम दिया। यही से गुरु हरगोविंद ने अपने संसारिक कार्य करते तथा अपने शिष्यों को शारीरिक कर्तव्य दिखाते थे। यहाँ से वो एक राजा की भांति बैठकर अपने शिष्यों को झगड़े का निपटारा करते तथा सिखों के साथ न्याय करते। इस प्रकार गुरु जी की नई नीतियों का प्रमुख उपलब्धियां में से अकाल तख्त का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जो कि काफ़ी सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आगे चल के बन गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सैनिक प्रणाली का केवल सुरक्षा के लिए गठन। देखा जाए यहाँ पर गुरु जी ने सैनिक प्रणाली का केवल सुरक्षा के लिए गठन किया था, राज्य करने के लिए नहीं किया था। और ये बात कहते मुगल साम्राज्य नहीं समझ सका कि सैनिक प्रणाली का जो यहाँ पर गठन किया गया था वो सिर्फ सुरक्षा के लिए की गई थी, क्योंकि जैसा हालात उस समय बन गए थे वहाँ पर सैनिक प्रणाली होना गुरुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। गुरु अर्जन देव जी का अंतिम आदेश गुरु हरगोविंद के मानस पटल पर अंकित हो चुका था। यानी जो गुरु अर्जन देव जी ने अंतिम आदेश दिए थे गुरु हरगोविंद को, वो उनके जीवन का आदर्श बन गया था, चिन्ह बन गया था। अंततः उन्होंने एक सैन्य संगठन बनाने का निर्णय किया, लेकिन यह सब केवल सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। देखा जाए तो मुगल फिर से उन पर जो है इसी प्रकार का अत्याचार न करे, इसलिए सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे कार्य किए गए और इसके पीछे मुगलों के विरुद्ध कोई दुर्भावना या दोष नहीं था। मुगल चाहते तो गुरुओं से फिर से जो है अच्छे संबंध स्थापित कर सकते थे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अपनों ने जो षड्यंत्र रची, इससे मुगलों को और भी जो है गुरु के प्रति विद्रोह भावना पैदा किया। मोहसिन फानी के अनुसार गुरु जी के अस्तबल में 800 घोड़े, 800 घुड़सवार तथा 600 बंदूकधारी सैनिक थे और पोंडा खान के नेतृत्व में एक पठान सैनिक टुकड़ियां भी थी। महसिन आफिन तथा अन्य मुस्लिम इतिहासकारों ने इतनी बड़ी शस्त्र सुसज्जित सेना के संगठन की कड़ी शब्दों में आलोचना भी की और ये आलोचना जायज़ नहीं थी, क्योंकि शायद ये इतिहासकारों के बात समझ नहीं थी कि उस समय जो हालात पैदा हुए, जो मुसीबत आए, उसमें कहते हथियारों का ही प्रयोग समक्ष रहती है। देखिए किरोयाल लिखता है कि यह सैनिक गुरु जी के अंगरक्षक थे, जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नियुक्त थे, क्योंकि इस सेना के बनाने का एकमात्र उद्देश्य विशुद्ध सुरक्षात्मक ही था, क्योंकि ऐसे सुरक्षा न होना काफ़ी जो है संकटों का विषय बन सकता था। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि घोड़े तथा शत्रुओं के उपहार के रूप में स्वीकार करना। गुरु जी ने यहाँ पर सभी जो है शिष्यों से एक बात साफ शब्दों में कहा कि आम सिख लोग गुरु जी को रुपये के रूप में उपहार भेजते थे, लेकिन अब गुरु हरगोविंद ने मनसदों को यह निर्देश दिए कि मुगलों के प्रति परिवर्तन नीति के चलते लोगों को घोड़े तथा शस्त्र उपहार में देने की कहे, और इन नीतियों को सैनिक संगठन में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि घोड़े तथा शस्त्रों का होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखें अमृतसर की किलाबंदी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अपने सुरक्षात्मक उपायों के आगे बढ़ते हुए गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलाबंदी का कार्य शुरू कर दिया तथा एक किले का निर्माण करवाया जो लोहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी उन्होंने एक किले का निर्माण किया जो लोहगढ़ के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। ये अमृतसर में स्थित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सिखों में योद्धा गुणों का विकास, यानी सिखों में इन्होंने योद्धा गुणों का विकास किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते नई नीतियों के तहत गुरु हरगोविंद ने सिखों के सैन्य गुणों के साथ साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक सूत्रों में भी बांधा। उन्होंने सिखों को अनेक शारीरिक व्यायाम जैसे कुश्ती, घुड़सवारी, शिकार खेलना आदि क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये युद्ध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने ही
रात को ढोलकों की धमक तथा मसालों की चमक के साथ भजन गाते हुए स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा करने की प्रथा आरंभ कर दी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि उन्होंने रात को ढोलकों की धमक और मसालों की चमक के साथ भजन गाते हुए स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा करने की प्रथा आरंभ की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने शिष्यों को मांस सेवन की आज्ञा दे दी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने अपने शिष्यों को मांस सेवन की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा शिकार किए गए जानवरों का मांस सेवन आरंभ किया। इससे सिखों में एक नया जोश जागृति आई, जिसने पवित्र, शुद्ध एवं शांति प्रिय नानक के शिष्यों के संत सिपाहियों में बदल दिया। और ये कहते हैं उस समय की मांग थी, ज़रूरत थी। अगर ऐसा नहीं करते तो न जाने मुग़ल कितने सिखों की हत्या कर देते। कहते हैं समय जैसा होता है वैसे ही बदलना एक मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण गुण होती है, और गुरु का तो इससे अधिक कर्तव्य बन जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर गुरुजी ने जो भी उद्देश्य दिए, जो भी बात बताई, वो उस समय की परिस्थिति थी। उसके पश्चात आता है राज्य के अंदर राज्य स्थापित करने के संकेत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के अंदर राज्य स्थापित करने का इन्होंने संकेत भी दिया, जो काफ़ी महत्व रखता है। कहते राज्य के अंदर राज्य की स्थिति देखा जाए तो गुरु हरगोविंद की गतिविधियों जैसे सेना रखना, अमृतसर की किलाबंदी, लोहगढ़ के किले का निर्माण, अकाल तख्त का निर्माण, राजनीतिक निर्णय लेना, सच्चा पातशाह की उपाधि धारण करना, और देखा जाए तो राजाओं जैसी जीवन शैली अपनाना आदि इस और संकेत करती थी कि गुरुजी पंजाब में मुगलों की साम्राज्य में अपना एक अलग राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और इससे मुगलों सिखों के बीच टकराव वश भावी हो गया। अब देखिए, ये भी यहाँ पर कई मुगलों के साथ टकराव होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि गुरुजी ने जिस प्रकार की अपनी गतिविधियाँ चलाई, इससे मुगलों को ये आभास हुआ कि गुरुजी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और वो मुगलों को दमन करना चाहते हैं, जिसके कारण मुगलों ने थे वो सिखों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने वो सारे कुकर्म किए जो नहीं करना चाहिए था। कहते हैं गुरु की हत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्म होता है, कि गुरु गाय की हत्या के समान होता है। तो ऐसा नहीं करना था, लेकिन फिर भी कहते हैं मुगल भी थे उस समय समय और परिस्थिति के कुछ चक्र में फंस के रह गए, क्योंकि जैसा हालात उस समय पैदा हो रहा था वैसा उस समय नहीं होना था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। उसके पश्चात आता है सामूहिक प्रार्थनाएं। देखा जाए तो गुरु हरगोविंद ने सामूहिक प्रार्थनाओं की परंपरा आरंभ की, जिससे सिखों में धार्मिकता तो बढ़ी ही, साथ साथ उनमें एकता संयोग की भावना भी मजबूत हुई। यानी देखा जाए तो अब थे यहाँ पर सिख थे एक धार्मिक भी थे प्लस सैनिक भी हो गए, और प्रार्थना होने से वो धार्मिक थे और सैन्य के लिए वो शक्ति भी अर्जित कर रहे थे। तो सामूहिक प्रार्थना का यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उसके पश्चात देखें आत्मरक्षा के लिए मुगलों के साथ लड़ाई। कहते आत्मरक्षा के लिए मुगलों के साथ कई लड़ाई हुई। गुरु हरगोविंद ने मुगलों के साथ कई लड़ाई लड़ी, जिनका उद्देश्य एक समांतर राज्य और मुगलों के क्षेत्रों को जीतना बिल्कुल नहीं था। अब मैंने कहा कि परिस्थिति ऐसा पैदा हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु हरगोविंद का मुगलों के शासन से कोई उनको दिलचस्पी नहीं था। उनको सिर्फ अपने देश, अपने सिख धर्म को बचाना था। और देखा जाए तो यहाँ पर लड़ाई जिनके उद्देश्य एक समांतर राज्य मुगलों के क्षेत्रों जितना बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि ये कदम आत्मरक्षा के लिए उठाए गए, लेकिन मुगल ने बात नहीं समझा और नहीं जाना। कारण क्या था कि मुगलों को भी कान भरने वाले की कमी नहीं थी, और कई गुरुओं के भी अपने ने यहाँ पर मुगलों के कान भर दिए कि ये आपकी शासन को नष्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण मुगल था गुरुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। वो इससे अनभिज्ञ न थे कि मुगलों के ताकत का मुकाबला
नहीं कर सकते, और ऐसा करना सिखों के लिए मुसीबत का दावत देना होगा, क्योंकि मुग़ल उस समय बहुत शक्तिशाली थे। मुग़ल बहुत शक्तिशाली थे और इसका मतलब था कि मुग़लों से युद्ध करना सिखों के लिए मुसीबत को दावत देने के जैसा था, और उनके द्वारा केवल सुरक्षात्मक कदम उठाए गए, लेकिन इन सबसे सिखों में एक ऐसी जागृति आई जिसे उन्हें भविष्य में मुग़लों का सामना करने के लिए तैयार किया। कहते हैं समय बदली और समय बदलते देर नहीं लगती है, और समय का जो चक्र है सदैव चलता ही रहता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, समय का चक्र बहुत चलता है। और देखिए, आप अभी समझ रहे हो, देख रहे हो, कुछ समय के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो समय का चक्र किसी लिए नहीं रुकता है। समय से पहले प्राप्त करना, समय के साथ चलना, यही एक सच्चा विद्यार्थी का गुण होता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गुरु हरगोविंद जी ने गतिविधियाँ चलाई वो समय के साथ था, क्योंकि समय के साथ अगर ना चलते तो शायद सिख समुदाय अभी नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा, नई नीतियों के परिणाम, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और नई नीतियों का मूल्यांकन जो कि और भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों को फैलाना एक सच्चा इंसान का कर्तव्य है, और ये इसमें कोई गलत बातें नहीं हैं। ये आपके एग्ज़ाम से, आपके सिलेबस से आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही मकसद है कि ये वीडियो हर एक बच्चों तक पहुँचे जिनको ये ज़रूरत है। अगर ये पहुँचाने में अगर हम और आप सक्षम नहीं हुए तो मेरा आधा काम जो है अधूरा रह जाएगा। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर करने की भावना रखिए। मैं यहाँ पर लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, लाइक तो तब करते हैं जब आपको पसंद आता है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चे तक भी पहुँचे और वो भी इस वीडियो को बार बार सुन के समझ के जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे पेपर में। ठीक है, और कभी भी जब वीडियो देखते हो तो स्किप करके ना देखो, आगे बढ़ा के ना देखो, इससे कई बातें जो होती है पीछे रह जाती है और सारे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, आपको पता ही कि फ़िल्म नहीं है, ये आपका सिलेबस है, आपका ज़िंदगी है, जिसके डिग्री के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उसका ये आधार है। अगर आप आधार को पूरा नहीं कीजिएगा तो अगर नहीं बढ़िएगा, और ये स्किप करने से नहीं होगा, इसको समझने से होगा, बार बार समझने से होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ देखा सुना बातें बहुत जल्दी बच्चों को याद हो जाता है। इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर ने ये कदम उठाया है कि आपके समक्ष अक्षर ही प्रेजेंट होती है जिसका आप अर्थ भी ढूंढ सकते हो। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके वीडियो शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, और ये स्किप भी नहीं करना है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि भविष्य में और भी वीडियो बने और वो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, तो इसमें आप तो समझदार स्वयं ही हो। चलो सब्सक्राइब करोगे तभी जो है अगला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। और त्रिपाण सेंटर आपके लिए कार्य लगे हुए हैं, हर दिन जो है आपके लिए अच्छे से अच्छे कार्य किया जा रहा है। तो ये तब होगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा।